हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ सिडनी शेल्डन की एक और बहुत ही थ्रिलर और मिस्टीरियस कहानी। आज मैं बात करूँगा सिडनी शेल्डन की बुक मेमोरीज ऑफ मिडनाइट के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है 1948 के ग्रीस के एक कॉन्वेंट से। यहाँ पर एक लड़की जिसे ना अपना नाम पता होता है ना अपना ठिकाना पता होता है, वो ये सोच रही होती है कि वो इस जगह पे कैसे पहुँची। उसकी ज़िंदगी की पिछली याददाश्त पूरी तरीके से चली जा चुकी होती है। वहाँ उसकी केयर टेकिंग के लिए सिस्टर थेरेसा होती हैं। सिस्टर थेरेसा वहाँ पर उसका ध्यान रखती हैं। जब वो लड़की सिस्टर थेरेसा से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई, तो सिस्टर थेरेसा कहती हैं कि तुम यहाँ पर पास में बनी ही एक लेक के किनारे पड़ी मिली थी। फिर वो लड़की रात में सो जाती है, लेकिन रात में उसे एक ख्वाब आता है जिसमें उसे दिखता है कि दो लोग, एक लड़का और एक लड़की मिलके उसको पानी में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे पता नहीं होता कि वो लोग कौन होते हैं, लेकिन वो उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी फिर उसको अपना नाम याद आ जाता है, कैथरीन। वो लड़की का नाम कैथरीन होता है। अगले दिन वो सवेरे उठ के ये बात सिस्टर को बताती है कि मेरा नाम कैथरीन है और मुझे मदद चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करती, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ऐसे में सिस्टर से बोलती हैं कि मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। फिर हमें कॉन्स्टेंटिन डेमरिस के बारे में बताया जाता है। कॉन्स्टेंटिन डेमरिस एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की चाह थी। उसकी बहुत बड़ा परिवार था और पूरे परिवार में वो सबसे छोटा। एक दिन उसने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ी कि सऊदी अरब में ऑयल डिस्कवर करा गया है और वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत है। तो क्या था, फिर डेमरिस अपना सामान बस्ता उठा के सऊदी अरब चला गया और सऊदी अरब में उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि एक महीने के अंदर वो एक करोड़पति बन चुका था। कॉन्स्टेंटिन डेमरिस अब ग्रीस का एक बिलियनर इंसान बन चुका था और बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। और उसके करीब के जो लोग थे वो ये भी जानते थे कि वो एक माफिया है। सिस्टर थेरेसा ने फिर डेमरिस से मदद मांगी क्योंकि डेमरिस उस कॉन्वेंट का ट्रस्टी था, तो उसने भी मदद करनी चाहिए। अगले दिन वो उस कॉन्वेंट में पहुंच गया। असल में डेमरिस कैथरीन को पहले से जानता था। कैथरीन उसके पायलट लैरी डगलस की बीवी थी, लेकिन लैरी का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था जिसका नाम था नॉयल, और उन दोनों ने ही मिलके कैथरीन को मारने की कोशिश करी थी। डेमरिस फिर कैथरीन से मिलता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। कैथरीन उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पहले से जानते हो, जिस पर डेमरिस बोलता है कि नहीं, वो उससे पहली बार मिल रहा है। डेमरिस फिर कैथरीन को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ पर डेमरिस की बीवी मेलिना उसे देख लेती है। मेलिना, जो कि खुद भी एक बहुत रईस खानदान से ताल्लुक़ रखती है। उसके भाई साइप्रोस का ग्रीस का सेकंड लार्जेस्ट फ्लीट होता है शिप्स का, और फर्स्ट ऑफ कोर्स डेमरिस का होता है। मेलिना की शादी पहले कहीं और तय हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद डेमरिस ने उसे अपने प्यार में फंसा लिया और उन दोनों ने शादी करी। साइप्रोस इस शादी के खिलाफ था, लेकिन फिर वो भी क्या कर सकता था। ये बात जान के डेमरिस भी बहुत खुश हुआ, लेकिन मेलिना को अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो गया, जिस कारण से वो बच्चा मर गया। जब डेमरिस को ये बात का पता चला तो डेमरिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसके बाद से मेलिना को अपने से दूर दूर रखने लगा। और यही इंसिडेंट के बाद से डेमरिस एक वुमेनाइज़र बन गया। कैथरीन फिर जब ग्रीस की गलियों में घूमती रहती है तो उसे हल्का हल्का सब याद आने लगता है। उसे याद आ जाता है कि बोट में उसके साथ उसका पति था लैरी और उसके साथ उसकी मिस्ट्रेस थी नॉयल, और वो दोनों ने ही मिलके उसे मारने की कोशिश की थी। फिर कैथरीन डेमरिस के पास वापस आती है और उसे बताती है कि मेरे को सब याद आ चुका है। तब डेमरिस उसे बोलता है कि हाँ, लैरी जो था वो मेरा ही पायलट था और लैरी और नॉयल ने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी, जिस कारण से ग्रीस के कोर्ट ने उन्हें एग्जीक्यूशन की सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें बाय शॉट गन से गोली मार के एग्जीक्यूट करा गया था। ये बातें सुन के कैथरीन को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन उसको राहत भी मिलती है कि उसे जिसने मारने की कोशिश करी आज वो इस दुनिया में नहीं है। फिर हमें डेमरिस की कहानी सुनाई जाती है कि कैसे मेलिना के मिसकैरेज के बाद वो एक वुमेनाइज़र बन गया था और इतने टाइम तक उसे किसी भी लड़की से प्यार नहीं हुआ, लेकिन आखिर में उसे एक लड़की से प्यार हुआ जो थी उसकी पर्सनल असिस्टेंट नॉयल। लेकिन नॉयल भी बेवफा निकली और लैरी डगलस ने उसके साथ अफेयर कर लिया। इसलिए डेमरिस ने बदले में उन दोनों को मरवा डाला और अब वो कैथरीन से भी बदला लेना चाहता था। जिस तरीके से लैरी ने उससे उसकी लवर नॉयल को छीना था, वैसे ही डेमरिस भी कैथरीन को छीनना चाहता था और उसने कैथरीन को सिर्फ बदले के लिए जिंदा रखा था, वरना उसे वो कब का मार डालता।
डेमेरिस फिर अपने लॉयर को फ़ोन करता है, नेपोलियन चोटास। नेपोलियन चोटास डेमेरिस का वकील होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शातिर और काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है। उसी ने डेमेरिस के लिए लैरी डगलस का केस लड़ा था ताकि वो उसे सज़ा दिलवा सके। नेपोलियन ने लैरी और नॉयल को चकमा देके उन दोनों को डेथ पेनल्टी दिलवा दी थी। उस केस में जो डिफेंडेंट था वो था सेवरस। सेवरस एक नौसिखिया एमेच्योर लॉयर था और वो नेपोलियन के सामने टिक नहीं सका। लेकिन नेपोलियन ने भी उस केस खत्म होने के बाद सेवरस को अपने पास नौकरी पर रख लिया था। डेमरिस फिर कैथरीन से कहता है कि अब जो हो गया वो हो गया, पुरानी बातें भूल जाओ और मेरा लंदन में जो ऑफिस है वहाँ जाकर तुम ज्वाइन कर लो। फिर कैथरीन डेमरिस की मदद के सहारे डेमरिस के ही ऑफिसेस को ज्वाइन कर लेती है लंदन में। लेकिन एक दिन सेवरस को उसका ज़मीर याद आने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने जो लैरी और नॉयल के साथ होने दिया वो गलत था। और उसी टाइम वो नेपोलियन को जाके ये बात बोलता है और अपना रेजिग्नेशन देता है। नेपोलियन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद वो सीधा एक चर्च में जाता है और चर्च के फादर को अपना कन्फेशन देता है और वहाँ पे पूरी डिटेल में बताता है कि कैसे लैरी और नॉयल को मरवाने में उसका भी हाथ था। नेपोलियन फिर सारी बातें जाके डेमरिस को बताता है तो डेमरिस उससे पूछता है कि सेवरस से कहीं हमें कुछ खतरा तो नहीं। पे नेपोलियन बोलता है कि नहीं, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक दिन सेवरस ग्रीस की सड़कों पे घूम रहा होता है कि तभी एक गाड़ी आती है और उसे कुचलती हुई चली जाती है। नेपोलियन को जब उसकी मौत की खबर मिलती है तो उसे पता चल जाता है ये काम किसने करा है। वो सीधा डेमरिस के पास जाता है और उसे बोलता कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमें उससे कोई खतरा नहीं है, फिर भी तुमने उसे मरवा डाला। अब मैं भी तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। और ये कहते हुए नेपोलियन डेमरिस को छोड़ के चला जाता है। लेकिन उस रात नेपोलियन के घर में आग लग जाती है और कोई भी जिंदा नहीं बचता। अगले दिन जिस फादर को सेवरस ने कन्फेशन दिया होता है वो अपने मेल प्रोस्टिट्यूट को बता रहा होता है कि एक आदमी ने किसी लैरी और नॉयल के बारे में बताया था और आज उस आदमी की मौत हो चुकी है। जब ये मेल प्रोस्टिट्यूट को ये बात पता चलती है तो वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। बुक में अब एंट्री होती है टोनी की। टोनी एक इटालियन ड्रग लॉर्ड होता है जिसे अपना कंसाइनमेंट सिंगापुर से न्यूयॉर्क ले जाना होता है, जिसके लिए वो साइप्रोस को अप्रोच करता है क्योंकि साइप्रोस के पास ग्रीस का सेकंड लार्जेस्ट शिप फ्लीट होता है। लेकिन साइप्रोस उसके प्रपोजल को इनकार कर देता है। फिर वो जो मेल प्रोस्टिट्यूट था वो साइप्रोस के पास जाता है और लैरी और नॉयल की पूरी असलियत बताता है और ये भी बताता है कि कैथरीन नाम की लड़की अभी भी जिंदा है। साइप्रोस और डेमरिस भले रिश्तेदार थे लेकिन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर थी और दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले रहते थे। ऐसे में साइप्रोस ने इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। फिर उसने टोनी को फ़ोन करा और कहा कि तुम जाके डेमरिस को ये कहो कि मैं तुम्हारे शिप से सामान लेके जाऊंगा। टोनी फिर कहता है कि वो मेरी बात क्यों मानेगा। तब साइप्रोस उसे डेमरिस का लैरी और नॉयल वाला सीक्रेट बता देता है। और अगले दिन जब टोनी डेमरिस के पास पहुंचता है और उसे बोलता है कि उसे पता है कि लैरी और नॉयल को तुमने ज़बरदस्ती मरवाया था, तो डेमरिस को उसकी बात माननी ही पड़ती है। और डेमरिस टोनी के ड्रग्स को ग्रीस से न्यूयॉर्क ले जाने के लिए अपने जहाज़ पे मान जाता है। लेकिन साइप्रोस यूएस कस्टम्स को पहले ही फ़ोन करके बता देता है कि डेमरिस का एक जहाज़ न्यूयॉर्क पर लैंड होने वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स आने वाली है। कुछ दिन बाद वो जहाज़ ग्रीस से निकलता है सारा ड्रग्स लेके न्यूयॉर्क की तरफ, और उस जहाज़ पे टोनी भी होता है। और टोनी को ये बताया जाता है कि डेमरिस भी इसी जहाज़ पे है। जब टोनी डेमरिस से मिलने की जिद करता है तो कैप्टन कहता है कि वो अभी आराम कर रहे हैं और वो तुमसे कुछ वक्त बाद मिलेंगे। टोनी फिर रेस्ट करने के चले जाता है लेकिन उसकी एक धमाके से नींद खुलती है। जब वो बाहर आके देखता है तो जो जहाज़ होता है वो डूब रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। टोनी फिर जब आसमान की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि ऊपर एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और उस हेलीकॉप्टर में डेमरिस बैठा होता है जिसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर होता है। टोनी को यहाँ समझ में आ जाता है कि डेमरिस ने किस तरह उसे चकमा दे दिया और अब वो मरने वाला है। डेमरिस फिर ऊपर से रॉकेट लॉन्चर फायर करता है और वो जहाज़ टोनी के ड्रग्स समेत उस समुद्र में डूब जाता है। उधर कैथरीन भी लंदन में धीरे धीरे सेटल होने लगती है और वहाँ पे ऑफिस स्टाफ में उसकी कई सारे लोगों से दोस्ती हो जाती है। लेकिन ऐसे में वहाँ उसे एक लड़का पसंद आने लगता है जो कि एक लॉयर होता है जिसका नाम होता है कर्क रेनॉल्ड्स। वो डेमरिस के लिए ही काम करता है।
लेकिन जब डेमेरिस को कर्क के बारे में पता चलता है और कर्क और कैथरीन की करीबियों के बारे में पता चलता है तो वो बदला लेने की सोचता है। कैथरीन और कर्क एक वेकेशंस पे जाते हैं स्कीइंग करने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वेकेशन पे कर्क रेनॉल्ड्स की स्कीइंग करते वक्त एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कैथरीन फिर खुद को कोसती है कि वो जिस इंसान के साथ एसोसिएट हुई है उसकी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है। टोनी रिजोली वाले कांड के बाद से डेमेरिस बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सीधा साइफरस और मेलिना से मिलने चले जाता है और उन्हें बोलता है कि साइफरस, तुमने ये जो मेरे साथ करा है ये अच्छा नहीं करा और मैं भी तुमसे बदला लूँगा। मेलिना यहाँ पर डर जाती है और बोलती है कि डेमेरिस बहुत गुस्से में है और वो कुछ उल्टा सीधा कर सकता है, इसलिए हमें भी कुछ प्लान करना पड़ेगा। फिर मेलिना भी एक प्लान बनाती है। डेमेरिस बोलता है कि अब लैरी और नोएल का मैटर बहुत हुआ, जिन जिन लोगों को उन दोनों के बारे में पता था उन सब लोगों को मैंने रास्ते से हटा दिया है, सिर्फ बचती है कैथरीन। और फिर डेमेरिस कैथरीन को मारने के लिए भी एक इंसान को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और अगले दिन वो कैथरीन को फ़ोन करता है कि तुम्हारे पास यूएस से 3 डेलीगेट्स आएंगे और तुम्हें उनका अच्छे से ध्यान रखना है। अगले दिन फिर वो तीनों यूएस डेलीगेट्स जेरी, आइवेस और डीनो लंदन पहुंचते हैं और वहां पर वो जाके कैथरीन से मिलते हैं। साथ में उनका केयर टेकर एटनस भी वहां पर पहुंचता है। इधर मेलिना और साइफरोस बैठ के पूरी तरीके से प्लान कर लेते हैं कि वो लोग डेमेरिस को कैसे फंसाएंगे और डेमेरिस फिर अपने किलर को लंदन में फ़ोन करके बोलता है कि उसका काम आज ही होना चाहिए। उस दिन लंदन के ऑफिस में कैथरीन अकेली होती है और तीनों यूएस के डेलीगेट्स आइवस, जेरी और डेनो जा चुके रहते हैं। तब कैथरीन को मेलिना का फ़ोन आता है और मेलिना उसे बोलती है कि तुम्हारी जान को खतरा है। कैथरीन फिर सोच में पड़ जाती है कि वो कौन हो सकता है जो उसे मारने की कोशिश करेगा। तभी एटनस पीछे से आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। वहाँ पर वो कैथरीन को जख्मी करके एक बॉयलर एक्सप्लोजन प्लान करता है और उसकी मौत इस तरीके से दिखाता है जैसे वो एक एक्सीडेंट में मरी है और वहाँ पर उसको बंद करके फंसा के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुँचता है तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसे वहाँ पर पकड़ लेती है क्योंकि कैथरीन उसके डेथ प्लान को एस्केप करके पुलिस को जाके सब बता देती है और पुलिस एयरपोर्ट पे एटनस को पकड़ लेती है। इधर मेलिना डेमेरिस को मिलने के लिए उसे अपने बीच हाउस बुलाती है, लेकिन जब डेमेरिस उस बीच हाउस पर पहुंचता है तो वहां उसे मेलिना नहीं मिलती बल्कि पुलिस मिलती है। पुलिस उससे पूछती है कि मेलिना कहाँ पर है, तो डेमेरिस उनसे कहता है कि मेलिना ने ही उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन पुलिस बोलती है कि झूठ मत बोलो, यहाँ पर एक चाकू पड़ा हुआ है जिस पे खून लगा हुआ है और साथ साथ ये कारपेट पे खून के निशान है जो सीधा बीच की तरफ जाते हैं समुंदर की ओर। तो डेमरिस बोलता है कि उसे नहीं मालूम ये खून किसका है और ये चाकू किसका है। तो पुलिस कहती है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें मेलिना की डेड बॉडी मिली है समुंदर के अंदर से, इसलिए हमें तुम्हें हिरासत में लेना पड़ेगा। डेमरिस यहाँ बोलता है कि मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके चली जाती है और अनफॉर्चुनेटली वो जो नाइफ होता है उस पर डेमरिस के ही फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। डेमरिस को फिर यहाँ रियलाइज होता है कि मेलिना ने उसे फंसा दिया है मर्डर के आरोप में। डेमरिस के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है और उसे कोई भी मदद नहीं मिल रही होती है। लेकिन तभी डेमरिस को एक इंसान मिलने के लिए आता है जो कि पूरा आधा जला हुआ होता है। यह आदमी नेपोलियन होता है। डेमरिस उसे देख के शॉक हो जाता है कि तुम जिंदा कैसे बचे, लेकिन नेपोलियन उसे बोलता है कि ये सब बातें भूल जाओ अभी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथ में है क्योंकि मैं ही एक एकमात्र इंसान हूँ जो तुम्हें इस केस से बचा सकता है। तो डेमरिस बोलता है कि तुम ये ऐसा कैसे करोगे। तो नेपोलियन बोलता है कि उसकी साइप्रस से बात हो चुकी है और साइप्रस ये बयान देने के लिए मान चुका है कि मर्डर वाले दिन तुम उसके साथ थे। तो डेमरिस बोलता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, वो तो मुझे बर्बाद करना चाहता था। तो नेपोलियन उसे कहता है कि वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि तुम अपनी सारी कंपनी उसके नाम कर दोगे। तो डेमरिस बोलता है कि फिर इसमें तुम्हें क्या मिलेगा। तो नेपोलियन बोलता है कि तुम्हारी सारी कंपनी साइप्रस को देने के पहले तुम्हें उन सारी कंपनी के एसेट्स मेरे नाम करने होंगे। तो जब साइप्रस को कंपनीज मिलेंगी तो कंपनीज एक खोखली कंपनीज होंगी जिनके पास कोई एसेट्स नहीं होगा। डेमरिस नेपोलियन की चालाकी देख के बहुत प्रभावित होता है और उसकी बात मान भी जाता है। अगले दिन जब कोर्ट में पेशी होती है तो साइप्रस ये बयान दे देता है कि मर्डर वाले दिन डेमरिस साइप्रस के साथ ही था और फिर ज्यूरी डेमरिस को रिहा कर देती है। रिहा होने के बाद डेमरिस
नेपोलियन के साथ उसकी कार में बैठ के निकल जाता है। डेमरेस उससे बोलता है कि अब तो तुम अमीर बन चुके हो, तुम इन सारे पैसों का क्या करोगे। तो नेपोलियन कार चलाते चलाते बोलता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं करा था, तुमने मुझे जिंदा छोड़ा ही कहाँ है, अब मेरे पास जो भी बचा है उससे बेहतर तो है मैं मर ही जाऊँ। तो डेमरेस बोलता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे तो दिए हैं, वो तुम्हारे कब काम आएंगे। तो नेपोलियन बोलता है कि वो पैसे मेरे कोई काम के नहीं हैं, वो पैसे मैंने सारे सिस्टर थेरेसा के नाम कर दिए हैं। और ये कहते हुए वो गाड़ी की स्पीड तेज़ करता है और अपनी गाड़ी को पहाड़ से नीचे कूदा देता है, और पहाड़ से नीचे गिर के वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, और उस ब्लास्ट में नेपोलियन और डेमरेस दोनों खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे कहानी खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।